गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, हम चैप्टर नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पादप के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बनती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है ये किस प्रकार से होती है, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये दो चरणों में होती है। एक तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये हरित लवक के ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। और दूसरी जो क्रिया है ये है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। अब आता है प्रकाशिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो देखिए, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और उस प्रकाश ऊर्जा से एटीपी का संश्लेषण किया जाता है। इसलिए इस क्रिया में प्रकाश फास्फोरीकरण की क्रिया होती है। अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश फास्फोरीलीकरण क्रिया होती है। प्रकाश फास्फोरीलीकरण का मतलब फोटोफास्फोराइलेशन अर्थात प्रकाश ऊर्जा के द्वारा एटीपी के निर्माण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा एटीपी के निर्माण की जो क्रिया है उसे प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। ये प्रकाश फास्फोरीकरण की जो क्रिया है ये दो प्रकार से होती है। एक होती है चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण और दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। ठीक है, अर्थात ये दो प्रकार से होती है, चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय अर्थात साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो आज हम अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण के बारे में। चक्रीय
प्रकाश फास्फोरिलीकरण अर्थात नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब यह क्रिया कैसे होती है? देखिए, जब प्रकाश के अंदर 680 मिली माइक्रोन या नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तरंगें आती हैं, तो उस समय अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। अब यह क्रिया किस प्रकार से होती है? जैसे देखिए, ये क्लोरोफिल अणु है, पर्णहरित, और इस पर्णहरित अणु में कई अणु होते हैं, सहायक वर्णक भी होते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया केंद्र के रूप में होता है। यहां इसमें प्रकाश की किरणें आ रही हैं, विकिरण, और इन विकिरणों में ऊर्जा होती है फोटॉन के रूप में। अब ये जो विकिरण है वो 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाले, कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश होता है, जिसको लैम्बडा के रूप में। देखिए, जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आता है तो वर्णक तंत्र, या यूं कह सकते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण क्रिया होती है। इसमें से ये यहां पर वर्णक तंत्र पीएस सेकेंड अर्थात इस पीएस सेकेंड को वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम सेकेंड को P680 भी कहते हैं, क्योंकि 680 से कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश ग्रहण करता है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात जब क्लोरोफिल अणु पर सूर्य का प्रकाश की विकिरणें आती हैं, ये उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टोक्विनोन इसको PQ के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है प्लास्टोक्विनोन के द्वारा। अर्थात क्लोरोफिल अणु ऑक्सीकृत हो जाता है और प्लास्टोक्विनोन का अणु अपचयित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों को दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राहियों को दे देता है। अर्थात यहां पर देखिए, क्योंकि क्लोरोफिल अणु में दोनों प्रकार के वर्णक होते हैं, कि पर्णहरित, और इस पर्णहरित में PS फर्स्ट और PH फर्स्ट को कहते हैं P700। यहां भी तरंगे आ रहे हैं, लेकिन यहां जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंगे आती हैं, तो ये इसे अवशोषित करता है। यहां ये प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में आ जाता है। साइटोक्रोम B6 के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। ये साइटोक्रोम B6 में ये इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं, तो इन दोनों में ऊर्जा के मान में ज्यादा अंतर नहीं होने की वजह से कोई भी ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, अर्थात एटीपी का यहां पर कोई संश्लेषण नहीं होता है। साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम
F पर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर। अब यहां इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि एक ADP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाता है और एक ATP का निर्माण हो जाता है। अर्थात फास्फोरिलीकरण की क्रिया हो जाती है, ATP का निर्माण हो जाता है। ये साइटोक्रोम F से ये प्लास्टोसाइनिन यानी PC, प्लास्टोसाइनिन में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अंत में ये इलेक्ट्रॉन वापस इस क्लोरोफिल अणु को दे दिए जाते हैं। अर्थात ये प्लास्टोसाइनिन से क्लोरोफिल अणु में आ जाते हैं। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे बढ़कर के इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है फेरोडॉक्सिन FD, अर्थात एक प्रकार से चक्रीय अभिक्रिया। फेरोडॉक्सिन FD, ये फेरोडॉक्सिन पर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहां से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये वर्णक तंत्र फर्स्ट में प्रवेश करने के बाद अंत में कहां पहुंच जाते हैं, फेरोडॉक्सिन। लेकिन ये लौट करके नहीं आते। इस फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन यहां 2NADP, N का निकोटीमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसके 2 अणु इन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात 2 NADP के द्वारा जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ये हो जाते हैं 2 NADP-2, अर्थात ये अपचयित अवस्था में हो जाते हैं। अब देखिए यहां ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं लौट करके वहीं पर नहीं आए हैं और बल्कि ये इलेक्ट्रॉन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहीं पर जब सूर्य के प्रकाश की विकिरणें आती हैं तो जल का प्रकाशीय अवघटन होता है। अब देखिए जल का जो प्रकाशीय अवघटन होता है उसकी जैसे 4H जल के अणु हैं, ये अवघटित होते हैं जिसे हम कह सकते हैं प्रकाशीय जल अवघटन, जिसमें मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन की आवश्यकता होती है। तो इससे 4H+, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, 4+ आयन, H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O+O, ये इसका जल अवघटन जो कि प्रकाशीय जल अवघटन होता है। अब यहां से ये 4H+ आयन, 4H+ आयन, ये यहां आ गए हैं। अब इन दोनों के मिलने से अर्थात 2NADP और यहां 4H+, ये दोनों मिलने से यहां बन जाता है 2NADPH2। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NADPH2 को कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है 2NADP2H+, इस तरह से लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर 2NADPH2 का निर्माण हो जाता है और यहां इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से वापस आते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लौट करके वही इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते हैं। तो एक बार फिर देखिए कि जब प्रकाश की तरंगे में तरंग दैर्ध्य का मान 680 नैनोमीटर से कम होता है तो या कह सकते हैं लघु तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल A जो कि एक प्रकार से अभिक्रिया केंद्र के रूप में होता है,
इसमें वर्णतंत्र सेकंड जो से हम P680 कहते हैं, ये उस विकिरण की ऊर्जा को फोटोन के रूप में hmu ऊर्जा होती है, उसको ग्रहण करने के बाद ये उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 पर आते हैं, लेकिन यहां इनके स्थानांतरण में किसी भी प्रकार का एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F पर आते हैं। यहां जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा के द्वारा एक एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाता है और एटीपी का संश्लेषण हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन पर आ जाते हैं। यहां पर भी किसी प्रकार का एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल अणु पर फिर वापस आ जाते हैं। यहां से ये एक प्रकार से वर्णतंत्र फर्स्ट के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो फेराडॉक्सिन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जल के जो प्रकाशीय अपघटन होता है उससे जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं वो आपस में जुड़ करके NADPH2 का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए इस पूरी अचक्रीय अभिक्रिया में एक तो प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया होती है, दूसरी बात इस क्रिया में जो वर्णतंत्र सेकंड भी काम कर रहा है, वर्णतंत्र फर्स्ट भी काम कर रहा है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यूज में आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें एटीपी का संश्लेषण भी हो रहा है और साथ में NADPH2 का भी संश्लेषण हो रहा है। ये जो NADPH2 बनते हैं, ये NADPH2 जो होते हैं ये एक प्रकार से अपचायक शक्ति होती है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो उसमें ये NADPH2 जो होते हैं ये एक प्रकार से उनको हाइड्रोजन दाता के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए 6 बार अगर ये क्रिया चलती है, ये अचक्रीय इसलिए है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है लौट करके वहीं पर नहीं आया बल्कि वो NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, तो ये अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण है। अब देखिए इसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण चलता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण की क्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है। एक चक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण क्रिया में जबकि एक अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण क्रिया में एक एटीपी व 2 NADPH2 अणु बनते अब देखिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का अपचयन कराना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया है वो 6 बार चलती है, अर्थात ये दोनों क्रिया 6 बार चलती है। तो 6 बार चलती है तो 6 दूनी 12 एटीपी ये तो प्राप्त होंगे चक्रीय से और 6 एटीपी
प्लस 12 NADP H2 ये प्राप्त होंगे H चक्रीय से। तो इस प्रकार से कुल जो है 18 ATP प्लस 12 NADPH2 अणु ये प्राकाशिक अभिक्रिया से बनते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के अपचयन के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात एक कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में इनका उपयोग होता है। तो ये जो एटीपी है इसको तो कहते हैं स्वांगीकरण ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये एटीपी जो है वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट निर्माण में काम आते हैं, अर्थात ऊर्जा के रूप में दिए जाते हैं। यहां NADPH2 इसको कहते हैं अपचायक शक्ति, अर्थात ये अपचयन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करती है, इसलिए इसको अपचायक शक्ति कहते हैं। तो यो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में 6 बार चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण की क्रिया होती है और 6 बार ही अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तब जाकर के 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH2 बनते हैं, जो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में काम में आ जाते हैं, जो कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण है, इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार इस बारे में पूछा जाता है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण, और दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीलीकरण। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, अंतर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला अंतर तो यह है कि सबसे पहला चक्रीय में वर्णनात्मक फर्स्ट पीएस फर्स्ट ही भाग लेता है, इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं। इसमें केवल पीएस फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है। इसमें पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर यह है कि इस चक्रीय में प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया नहीं होती है। इसमें प्रकाशीय जल अपघटन नहीं होता है और इसमें प्रकाशीय जल अपघटन होता है, अर्थात जल का प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके अपघटन हो जाता है। अब देखिए इसमें जब प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होगा। इसमें O2 का
उत्पादन नहीं होता है। और इसमें जब प्रकाशीय जल अपघटन होगा तो निश्चित होगा इसमें O2 का उत्पादन होता है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन बनती है। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल अणु से मुक्त होता है वह लौट करके मूल अवस्था में पुनः आ जाता है। इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित से मुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः मूल अवस्था में क्लोरोफिल अणु में आ जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में नहीं आता है, बल्कि उसका उपयोग अन्य भाग द्वारा कर लिया जाता है। यानी NADP जो है उससे NADPH2 के निर्माण में उसका उपयोग हो जाता है। अब देखिए चक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है उसमें एक क्रिया में 2 ATP बनते हैं। यहां एक ही ATP बनता है। इसमें जो है 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यानी एक बार जब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्रिया होती है तो उससे 2 ATP संश्लेषित होते हैं, लेकिन यहां इसमें एक ATP व 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात एटीपी का निर्माण भी होना आवश्यक है, क्योंकि एटीपी जो है ये स्वांगीकरण क्षमता होती है, जबकि ये जो NADPH2 है ये एक अपचायक शक्ति होती है। अपचायक शक्ति का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के दौरान जो हाइड्रोजन दिए जाते हैं वो इस NADPH2 के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से सहएंजाइम होते हैं। निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इनका फुल फॉर्म नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रकाशिक अभिक्रिया हो गई। और प्रकाशिक अभिक्रिया का महत्व क्या है? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो महत्व है कि इसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, और ऑक्सीजन जो है ये वातावरण में रहने वाले समस्त जीवों के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। दूसरी बात, इस क्रिया में ये जो एटीपी का निर्माण होता है, ये एटीपी जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण के रूप में काम में आती है,
साथ में इसमें NADPH2 का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में अपचायक शक्ति के रूप में काम में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अप्रकाशिक, ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सब इस प्रकाशिक ऊर्जा से ही होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। होमवर्क देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन कौन से वर्णक तंत्र अर्थात PS भाग लेते हैं। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के या CO2 से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में अपचायक शक्ति के रूप में किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कितने ATP व NADPH2 अणु बनते हैं। देखिए, ये 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों के आपको जवाब लिखने हैं। एक साफ सुथरे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रकाशिक अभिक्रिया को पूरा किया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण की दूसरी क्रिया विधि, जिसे हम कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में होती है। ठीक है, तो कल हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही।